डॉक्टर मोहम्मद शहबाज भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और मुआशी तज्ज़ियाकार भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू और तबसरा करते हैं मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से। डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी या फिर बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ मेरी आवाज़ आपको सही तरह से पहुँच जाए। डॉक्टर साहब, सवाल वही है, अब बजट क्योंकि करीब है, एक्सपेक्टेशंस के हवाले से बात हो रही है, क्या तवक्कुआत हैं? फैक्ट्स एंड फिगर तो बेहतर नज़र आ रहे हैं और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इकॉनमी जो है वो राइट डायरेक्शन पे है, मगर ये समझना बड़ा मुश्किल है कि उसके जो असरात हैं वो नज़र क्यों नहीं आ रहा है। और वाक़तन जिन चीज़ों पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जैसे हमें अपने रिजर्व्स को बिल्ड करने की ज़रूरत है, हमें लोन से हमें पीछे छुड़वाना होगा, वो तो कोई हमें ऐसी सच डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। तो ये मामला कैसे हल हो रहा है या होगा, ये चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए। जी जी उसमें बात बिल्कुल ठीक है कि इकॉनमी जो है उसकी डायरेक्शन तो ठीक हो गई है। कुछ इंडिकेटर हमारे जो है वो पहले से हमें बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक डेवलप हुआ नहीं या हमने किया नहीं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ये मुआशी तरक्की जो है उसके असरात आम आदमी तक पहुंच सकें। जी कहने को हम ये कह देते हैं कि ठीक है जी इकॉनमी हमारी 400 बिलियन डॉलर जो है उसकी हद जो है वो क्रॉस कर गई है, लेकिन साथ साथ ये भी देखें जैसे हम ये दावा करते हैं कि इन्फ्लेशन पहले से कम हो गया है और हमने तकरीबन तारीख की ये पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है अपनी कम तरीन सतह के ऊपर आ गया है। साथ हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो $1826 हो गया है एनुअली। लेकिन बात यह है क्या वाकई रियल टर्म में पाकिस्तान का हर फर्द जो है इस पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से या आपकी इकोनॉमी जो है वो 400 अरब डॉलर की हद अबूर कर गई है, उसका कोई फायदा उसको पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। हम बार बार एक ही बात पर ध्यान देते हैं जी, इस दफा बजट जो है इसके अंदर तनख्वाहदार तबका जो है उसको रिलीफ देने के बारे में हम सोच रहे हैं। कभी भी हमने खुल के ये बात नहीं की कि हम रिलीफ देंगे। अब जब सोचने की बात आती है फिर आप IMF के पास जाते हैं तो IMF कहता है नहीं आप ये रिबेट नहीं दे सकते, तो फिर चीजें हमारी वापस आ जाती हैं। तो देखा जाए एक आपका जो बैकबोन था वो तनख्वाह तबका, उसी के ऊपर आप बार बार जो है वो बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। वो जो पोटेंशियल आपका टैक्स पेयर था जिसके ऊपर हमने बात की थी, 3.5 जो है वो पोटेंशियल टैक्स पेयर है, लेकिन उसमें सारा 3 लाख बंदा जो टैक्स दे रहा है। अब वो जो पोटेंशियल टैक्स पेयर हैं उनको टैक्स नेट के अंदर किसने लेके आना है? गवर्नमेंट ने लेके आना है। अब गवर्नमेंट जो है जाहिर सी बात है मखलूद हुकूमत जिसे कहते हैं कि 2 4 6 पार्टियां इकट्ठी होकर गवर्नमेंट में बैठी हुई हैं। अब गवर्नमेंट के लिए खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कुछ सफर फैसला लेना भी बड़ा मुश्किल है। तो जो हम बात या तवक्को रख रहे हैं कि इस बजट से हमें खासकर जो दरमियाना तबका है या जो लोअर तबका है उनको कोई रिलीफ मिल जाए, मैं शायद इसके ऊपर जो है ना कोई बात पार्शियल टर्म में नहीं कहूंगा ना मैं मानूंगा। जैसे मैंने पहले से बात की कि आपके मुताबिक इन्फ्लेशन जो है 5 या 6% या 4% हो गया है। सवाल मेरा फिर वहीं पे है कि चीनी कीमतें जो है उसमें कमी क्यों नहीं हुई, आटे की कीमतें जो उसके अंदर कीमतें उनकी कीमतों में कमी क्यों नहीं हुई, घी जो है उनकी कीमतों में कमी क्यों नहीं हुई। अगर इन चीजों की कीमतों में कमी नहीं हो रही तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन जो है वो आपका 5.6% या 4% नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। कहीं ज़्यादा, बिल्कुल। और ऐसा ही महसूस होता है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जब हम देखते हैं और दीगर चीज़ें जब हम देखते हैं, बिजली की कीमत देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमें ओवर प्राइस नज़र आती हैं। और रेगुलेट करने के लिए भी कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए, कोई ऐसा मैकेनिज़्म एग्जिस्ट नहीं करता। गो कि कहा ज़रूर जाता है कि इसको कंट्रोल किया जाएगा, ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, मगर सब नाकाम नज़र आ रही हैं। तो यह आपका जो कंसर्न है बिल्कुल दुरुस्त है और अपेरेंटली ऐसे ही नज़र आ रहा है कि हमारा इसके ऊपर कोई जो है वो, अब क्या कहें, इसके ऊपर को कोई प्लान नज़र नहीं आता और दावा ज़रूर किया जाता है कि हमने जो है वो इसको बेहतर बना लिया है। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। शौकत साहब भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, भी बड़ा एक अहम मौजू ज़ेर बहस आ रहा है नौजवानों में ख़ास तौर पे जो बढ़ता हुआ नशे का रुझान है, इसको कैसे रोका जाए। तो शौकत साहब वापस आते हैं उसी टॉपिक की तरफ ज़रा, कि ये जो मामला है ख़ास तौर पे अभी जैसे इसके एक्सेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, इसको भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि मेरी ज़ाती राय है कि सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा कि कल्चर एक हो चुका है, वो बच्चे डिवाइसेस आ गई हैं, सिगरेट्स आ गए हैं, वो घर में बैठ के स्मोक कर रहे हैं और पेरेंट्स समझते हैं शायद कि ये कोई तफरीह की कोई चीज़ है और वो सबके सामने जो है उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और फिर ये पहला आप समझ लें स्टेप होता है, उसके बाद फिर वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है और फिर उसका अख्तिताम होता है जनाब किसी बहुत ही मौलिक किस्म के नशे के ऊपर। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर भी चाहूँगा थोड़ी सी बात हो।
मैंने काफ़ी मरतबा कुछ प्रोग्रामों में शरीक हुआ, तो ये ख़ास तौर से जो ड्रग के हवाले से मैं कुछ प्रोग्रामों में मैंने जब वहाँ पर ये तमाम चीज़ें देखी तो मेरा दिल से बहुत दुखी हुआ कि यार अगर अल्लाह ना करे आज इनके साथ है तो कल किसी के साथ भी हो, और ये माशरे को तबाह बर्बाद करने के लिए देखिए जगह जो होती है ना वो एक महदूद तरीके से तबाही करती है। ये तो फिर माशरा हर चीज़ की, और इसकी कुछ सरहदें नहीं हैं, ये पूरे वर्ल्ड का ये इश्यूज़ है, और ऐसे ऐसे लोगों ने काफ़ी दुनिया वर्ल्ड ने इसको काबू पाया। तो इसके हमें असरात ख़त्म करने होंगे, जिस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर पनप रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा इशू यह है कि देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह पाक हमें जाना होगा कि लोग ये किस वजह से यूँ तो चले ठीक है, जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में आता है, मसाइल का शिकार होता है तो उसे कोई चीज़ सामने नजर फौरी रिलीफ के लिए, लेकिन ये रिलीफ नहीं है, ये तो एक ख़तरनाक किस्म का खेल है। अच्छा, मैंने उन प्रोग्रामों में ख़ास तौर से मैं ANF वाले जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम माशाल्लाह, जब मैं उनके प्रोग्रामों में गया उनकी इसलाह देखी और जिस तरीके से लोगों को उन्होंने राय रास्त पे लेकर आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अभी रिक्वेस्ट की 3 जून को हम रशियन कल्चर कौंसलेट के ताउन से वहाँ पर एक सेमिनार करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो आप सब लोग को हम चाहते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अवेयरनेस लें। उसमें सेमिनार में हमने काफ़ी अच्छे ऐसे स्पीकर को भी बुलाया हुआ है जो इसमें आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से हमें इसमें बचना है और किस तरीके से, और हमें सबको चाहिए कि जो ये इस कार्य खैर में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो सिंध के NF के अंदर जो उनका मुकम्मल तौर पे साथ दिया जाए, हमें उनके साथ, बल्कि कोई भी अगर इस तरह की फलाई तंजीम इस तरह से काम कर रही है हमें किया जाए। अच्छा देखिए, आदाद और शुमार के हिसाब से बजट तो बहुत अच्छा यानी पेश होता है, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी देखें इसकी क्या है। अब आप देखें कि हमें अफरात ज़र में भी काफ़ी हद तक, पहले 9% काफ़ी हद तक कमी आई है। पहले जैसे 20 से 22% हमारा वो था अपना इंटरेस्ट रेट था। अब आहिस्ते आहिस्ते कि ठीक है, गवर्नर साहब स्टेट बैंक की भी बहुत अच्छी पॉलिसी रही, उन्होंने बड़े स्लोली आहिस्ता आहिस्ता बड़े अच्छी गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉलिसी रही, वो लेकर आई आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं चाहता हूँ इसका जो बेनिफिट है ना वो ग्राउंड लेवल पे SME को होना चाहिए। असल में मैं बार बार SME पे इसलिए क्योंकि ये जो है ना मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद है और असल बेसिक है ना पाकिस्तान, देखिए इसमें मुस्बत किरदार अदा करने में इनका बहुत अहम किरदार है, और इनमें ये लाखों लोगों को रोज़गार देने के लिए इनसे टैक्स भी बड़ा अच्छा जनरेट होता है। और ख़ास तौर से जो हमारी नई नौजवान नस्ल है जिनके पास देखें एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो उनको आपने डिफरेंट जगहों पे आगाही सेशन इस तरह के डिफरेंट सेमिनार करके उनको बताना होगा कि यार देखिए रास्त कारोबार का रास्ते तरीक़ाकार क्या है। और ये जब अगर आपने इनको ये नहीं बताया, देखिए आपके पास गवर्नमेंट की जॉब है नहीं, सेकंड आपके पास प्राइवेट सेक्टर में इस तरह जॉब नहीं है, तो ये कहीं ना कुछ तो करेंगे ना। हमने भी काफ़ी प्रोग्राम डिफरेंट जगहों पे सेमिनार किए, तो वहाँ पर ये काफ़ी इस तरह के जो इंटरप्रेन्योर वगैरह इन सबको हमने बुलाया। तो वहाँ जब इनकी हमने बातें सुनी ना, आप यकीन करें बड़ा एक दुख होता है कि यार चले गवर्नमेंट कम से कम इनको सपोर्ट नहीं कर रही तो कम से कम इनके ऊपर मज़ीद टैक्स तो नहीं लगाएं, कम से कम इनके साथ ऐसा तो ना करें कि ये देखिए ये कोई भी पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सों का इतना ज़्यादा मतलब वेटेड है कि आप इनको पहले आपसे आप देखें, आप कोई भी चीज़ लेते हैं, इवन डबल रोटी लेते हैं कोई भी, तो आप टैक्सेस दे रहे होते हैं, चाहे इनडायरेक्ट हों या डायरेक्ट हों। तो अब डायरेक्ट अगर उनको आप लाते हैं जो स्टार्टर है, मेरा ख्याल है उनको नहीं, बल्कि उनको आप लें जो ये कुछ नॉन फाइलर होने के नाते जो थोड़ा बहुत जमा करा के अपनी तमाम चीज़ों से जान छुड़ा रहे, उनको आप लें जो ब्रॉड है, और उनको उनसे आप ब्रॉड बढ़ाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने की है बिल्कुल, कि आप कैसे उसको यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अगर थोड़ी सी लेवरेज दी जाएगी तो फिर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, बिजनेस जाइंट्स बनते हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स बनते हैं, वो ये सब इसी से सिलसिला शुरू होता है।
मगर तरीक़ाकार यही है जिसका भी आपने तस्करा किया कि उनको थोड़ा सा रिलीफ देने की ज़रूरत होती है। अगर उनको फाइनेंशियली अगर बैक किया जाए, सपोर्ट किया जाए, मॉनेटरी सपोर्ट अगर उनको मिलेगी तो फिर नतीजा यही निकलेगा। यू वेरी राइट। डॉक्टर साहब से भी इस बारे में बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही थी कि आप बजट में बहुत सारे प्लान्स होते हैं, यूथ के हवाले से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप कोई लैपटॉप दे देंगे या हरे या नीले रंग की कोई टैक्सी होगी जो आप उसको दे देंगे। क्या इससे मामलात हल हो सकते हैं? और अभी यहाँ पे शौकत साहब बैठे हुए, बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की है कि आप कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। हमारे पास एजेंडे में कोई चीज़ होती नहीं है, क्या इससे बढ़कर कभी हम सोच सकते हैं यंगस्टर्स को कैसे एम्पावर करें? ये ज़रा बताइए। देखिए, अगर हम लैपटॉप यंग को दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम उनको भी जो मांगने वाली आदत है उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे पहले बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके थ्रू हमने कौम को भिखारी बनाया, फिर हमने तकरीबन उनको 6 अरब रुपया जो है वो तनूर में झोंक दिया सस्ती रोटी के नाम पे। फिर ये टैक्सी आ गई, फिर जनाब अब आपके लैपटॉप्स आ गए हैं। सवाल ये है कि हम कोई चीज़ यंग जो है उनको दे रहे हैं तो हम उनकी ज़हन साजी इस मामले की तरफ क्यों नहीं लेके जाते कि भाई आपके जो हाथ हैं इनसे क्रिएशन जो है वो होनी चाहिए। तो बजाय के बच्चों को लैपटॉप दे के उनको आप फेसबुक जो है, सोशल मीडिया उस तक मुहित कर दें, तो बेहतर ये नहीं है कि उनके हाथों के अंदर से ये चीज़ें निकलें, तो उनको कारीगर बनाया जाए, उनको इस किस्म का माहौल दिया जाए। मुझे याद है मैं जब मैट्रिक में था तो मिडिल जब मैंने पास किया तो मेरे पास ऑप्शन था कि यहाँ टैफ्टारे मुख्तलिफ शहरों के अंदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए हुए थे जी। अब मुझे नहीं पता कि वो कितने अब जो है वो एक्टिव हैं। तो जिसका माइंड था, किसी ने बिजली का काम सीखना है तो वो उधर चला जाता था, किसी ने कोई वेल्डिंग का काम सीखना उधर चला जाता था, या कोई IT तो जाहिर सी बात है अभी 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 की पैदावार है। तो इस तरह से मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारे पास वो होने चाहिए जहाँ अपनी यूथ जो है उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको माइल कर सकें कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, ताकि उसके मुताबिक उनको तैयार किया जाए। देखिए, पहले ही मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन उसके अंदर मोर देन 60% पोर्शन जो यूथ का है, और पॉपुलेशन के अंदर इसको हम पॉपुलेशन डिविडेंड कहते हैं। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने गोल्डन फेज से गुजर रहा है। अब जब इस डिविडेंड को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रॉपरली तो जाहिर है यही डिविडेंड जो है ये कन्वर्ट आपका बॉम्ब में हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हम अभी तक उस तरह से जो हमारे पास ये डिविडेंड था जिसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, अपने फॉरेन रिजर्व में इजाफा कर सकते थे, यही स्किल लेबर जो है हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें, हम अपने यूथ को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो स्किल की डिमांड है उसके मुताबिक इनको हम ट्रेन करें, तो क्या अब इनको बाहर भेजें तो मेरे पास में कई गुना ज्यादा फायदा भी हो सकता है, बजाय कि हमारा नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर डंकी लगा के अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है, वालदेन पीछे ज्यादा परेशान है, अपनी प्रॉपर्टी घर वगैरह बेच के वो जाता है। तो मेरे ख्याल में एक स्टेप में थोड़ा सा पीछे आना चाहिए कि हमें वालदेन को भी थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए कि भाई आप बच्चों को इस तरह के खतरनाक रास्तों पे जो आप मौत के हवाले कर देते हैं, बेहतर ये है कि आप इनको, अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा या नहीं पढ़ पा रहा तो जो बच्चे का इंटरेस्ट है जिस स्किल के अंदर कम से कम उसमें ट्रेन करके तो आप इनको बाहर भेज सकते हैं। तो एक तरीकेकार जो है ये मेरे ख्याल में जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है उसको मेरे ख्याल में इस काम के को लेके बड़ी जिम्मेदारी से आगे आना चाहिए और अपना एक बेहतरीन रोल जो अदा करना चाहिए, तब जाके सूरत जो है वो आपकी बेहतरीन होगी। और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि हमें कुछ इस तरह की टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसको भी पाकिस्तान के एजुकेशन का दायरा जो है उसके अंदर लेके आना चाहिए, रादर देन हम IT जो है उसके ऊपर फोकस करें, वो फोकस करना चाहिए। लेकिन ये सोचें कि आपका जो 60% पोर्शन यूथ का है, क्या वो सारे का सारा हाई एजुकेशन में जा रहा है, वो मिडिल एजुकेशन में है या प्राइमरी एजुकेशन? तो हमें उस तरह से एजुकेशन के जो लेवल है उसके मुताबिक हमें टेक्निकल पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम इस यूथ से भरपूर फायदा उठा सकें। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो हमारे पास, आपने बिल्कुल सही कहा कि सही डाटा मौजूद होना चाहिए जिससे हम सारी चीज़ों को एलाबरेट कर सकें। और फिर एजुकेशन अगर टॉप प्रायोरिटी में नहीं होगी तो उसका नतीजा फिर यही निकलेगा, वो लैक ऑफ एजुकेशन ही आगे जाके जो वो प्रॉब्लम बन रही है। टेक्नोलॉजी के साथ तो फेमिलियर हो चुके हैं, बट ये कि बेसिक एजुकेशन जो है वो मिसिंग है। इसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है, मगर क्या कीजिए कि आपके पास क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हमेशा से रही है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर बात हो ही नहीं पाती। बजट के अंदर हर शख्स ये चाहता है कि टैक्सेस का बोझ कम हो जाए, तनख्वाहों में इजाफा हो जाए, इससे ज़्यादा और क्या डिमांड कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि ये सारी चीज़ें तो शायद हमें इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। और अगेन शौकत साहब अभी जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि एक तो पेरेंट्स की बड़ी अहम जिम्मेदारी है, वो भी उनको एजुकेट कर सकते हैं, वो भी उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं,
ये भी एक फैक्टर है जो मिसिंग है। जैसे अभी हम ड्रग्स के हवाले से बात कर रहे थे कि टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो इसमें पेरेंट्स का भी बड़ा रोल होता है। जी, अब देखिए, अगर आपके घर में बच्चा, जैसे आपके बच्चे हैं, अगर उनमें किसी बच्चे में देखें कि सुस्ती, काहिली और वो कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ उसमें कोई चीज़ देखें, तो आप इसको मॉनिटरिंग करें। अब आजकल क्या होता है यार कि बस ठीक है, बच्चे अपने आप मोबाइल में लगे हैं, उसकी ऐसी एडिक्शन है कि बस उसको आप देखते जा रहे हैं और नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं, तो उसके अंदर आप सब चीज़ें भूल जाते हैं। देखिए, इस चीज़ को अगर आज आप स्टार्टर के अंदर ही अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया, इसकी इस्लाह कर दी, तो बेहतर है। नहीं तो आप इसके आगे बहुत हद तक वो जब चला जाता है, फिर इसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं इत्तेफाक आपसे प्रोग्राम के अंदर मुझे थोड़ा सा कहने का एक चांस मिला है, तो मैं गवर्नमेंट से, ख़ास तौर से फेडरल गवर्नमेंट से या सूबाई गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, एक कारोबार चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोग जो एसआरओ अचानक निकाल देते हैं कि यार कल से क्या है, ये 17% जैसे टैक्स था, आज कल से आपको 28% टैक्स करना होगा, और ये सारे बुक कीपिंग वगैरह ये तमाम चीज़ें आपको करना होंगे। तो इस तरह के एसआरओ आप ना निकालें। देखिए, इसको वापस करने में, इसमें चेंज करने में महीनों लग जाते हैं, और फिर सुनवाई में उससे कारोबार बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं हमारी ख्वाहिश है जो बिज़नेस कम्युनिटी की, आप इस तरह के मामलात को रोकें हर सतह पर, और इसमें एसआरओ आप निकालने से पहले जो भी, देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर हैं, फेडरेशन बहुत अच्छा ऐसे काम कर रही हैं, और गवर्नमेंट की ये एक सिस्टम कंसर्न हर तरह से उनके साथ एक कोलैबोरेशन है। तो आप उनको एतमाद में लें, जिस सेक्टर का आप निकालना चाहते हैं उस एसोसिएशन को बुलाएं, चैम्बर को ऑन बोर्ड लें, उनसे डिस्कस करें। इसके बाद आप उनके साथ एक अपना नेगोशिएशन के बाद जो भी एक हल होता है वो आप बेशक एसआरओ क्या जिस तरीके से जाए करें। देखिए, अचानक निकालने के बाद फिर वो कारोबार बंद हो जाता है, क्योंकि एक आदमी जब मास प्रोडक्शन कर रहा है, उसने मिसाल के तौर पे एक चीज़ 50 रुपये की जोड़ी है, आप उसको अचानक आज सुबह आया उसके पास, आपने 52 रुपीज़ की, उसे कैसे सेल करेगा? उसके पास तो महीनों पहले के ऑर्डर होते हैं, महीनों पहले का उनके पास जो मटेरियल की बुकिंग होती है, मतलब एक सिस्टम होता है। तो अचानक जैसे गवर्नमेंट की जो एकदम एसआरओ आते हैं, तो इसको कंट्रोल किया जाए। देखिए, बहुत से एलिमेंट हैं, हमें बात करने पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि हम हर बहुत सेक्टर पे बात कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम हमें मालूम है कि बड़े मुश्किलात होते हैं। गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट करना, और उनका काम है कि हम ताजिर बरादरी को फैसिलिटेट करें ताकि वो अपने सेक्टर में, हम अपने सेक्टर में काम कर सकें। अगर हमारे दरमियान ये गैप होगा तो हम कैसे काम कर सकेंगे? तो हमारा उनका जो गवर्नमेंट का हमारा एक इंटरलिंक होना चाहिए। कभी अगर हमें कोई ज़रूरत है और उनको कोई ज़रूरत है, तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए एक दूसरे को बताएं मसाइल, तो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट चाहे तो देखिए गवर्नमेंट के पास सब चीज़ है, एक अकेला बंदा या एसोसिएशन, उनके पास बड़े महदूद इख्तियारात होते हैं। अगर हम चाहें भी एसोसिएशन कि ये काम हमने कल से करना है, तो गवर्नमेंट का जब तक डिसीजन हमारे साथ नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट की चाहिए कि जो भी साहिब इक़्तिदार है, जो लोग हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट रहें। अब देखिए, मैंने काफ़ी सेमिनार कराए, उसमें हमें मालूम हुआ, एक दूसरे से समझने का मौका मिला, लोगों का हमें पता लगा कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। आप बिलीव करें, हमारे सेमिनार में अभी हमने एक ब्यूटिशियन के हवाले से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक वो सेमिनार कराया था। उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो यूथ है, जो घरों पे अपना डिफरेंट आइटम मेकअप के या स्किन केयर के इस तरह के सेल आउट कर रही है। तो उन्होंने बताया कि हमें बड़े मसले मसाइल होते हैं कि एक तो फेसबुक बड़ा महंगा हो गया है, डॉलरों के इश्यूज़ हैं, तो उन्हें चाहिए थोड़ा टाइम, यानी स्टार्टर में उनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है अमाउंट की। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आप उनको देखिए, कुछ और नहीं दे सकते तो कम से कम सपोर्ट तो करें, उनकी ऐसी नरम पॉलिसी बनाएं उनके लिए। क्योंकि वो देखिए, इस टाइम पर मैं कहता हूँ जैसे एक निहत्ता आदमी है, एक आदमी के पास जैसे पूरा एक अपना, जैसे एक आदमी है जो पूरा इसके पास पूरा सेट है, हर चीज़ है, वेपन है, और एक आदमी निहत्ता, वो क्या उनका मुकाबला है? तो वो अभी बिल्कुल एक खाली हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो इस पोजीशन में आ जाएं, तो आप, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया, इंटरनेट और दूसरी तीसरी चीज़, एक तो देखिए हमारे यहाँ इस सबसे बड़ा इशू है कि इंटरनेट के ऊपर स्पीड का बड़ा इशू है। कोई भी हमारा कारोबार किसी तरह करना है तो वो फौरी तौर पे इंटरनेट स्लो हो जाता है। बाहर हम
चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और पाकिस्तान में बड़ा ही देखिए ये कितने, जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट है, इस तरह के इसकी छोटी छोटी हम है ना घर में काफ़ी माशाल्लाह ख़वातीन मैंने देखा जो काफ़ी शेफ़ ना अब बड़ी अच्छी रेसिपी बनाती हैं। अगर उनको आप थोड़ा सा एक यूनिट दे दें, एक दो मशीनें घर में लगा लें, या एक खातून घर में पैकिंग की लगा ले, एक खातून अपने घर में अगर ये डिफरेंट आइटम बना के स्टोरों में सेंड करें, मुख्तलिफ़ जगहों पे दें, तो ये हमारी कुकीज़ वगैरह इस तरह के जो छोटे छोटे शो पीस हैं घरों में बना के कॉटेज इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है। बिल्कुल सही। शर्त यह है कि हमें है ना इन लोगों को इन एरिया में आकर आगाही प्रोग्राम देना है। एग्जैक्टली, एक तो अवेयरनेस पे काम करना है, दूसरा ये कि एम्पावर करना, ये बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक छोटी सी लेनी है, और ब्रेक जब ले लेंगे तो वापस आकर फिर जो और दीगर मामलात हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं, और ख़ास तौर पे बजट के हवाले से और दीगर मामलात ज़ेर बहस आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, शौकत जिलानी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे नौजवानों के हवाले से, ख़ास तौर पे कि दो बड़े अहम मामलात हैं। एक तो पहला ये कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि नौजवानों को कैसे नशे से दूर रखा जाए, और दूसरा ये कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह बन रहा है वो है बेरोज़गारी का मामला। तो इस मामले को अगर रिज़ॉल्व किया जाएगा, अगर इसको हल किया जाएगा, तो उसके बाद फिर इसमें वक़्तन कमी आना शुरू हो जाएगी, ये जो नशे का रुझान है इसमें। और साथ साथ ये कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट किए जाएं, इसके ऊपर भी बात कर रहे थे कि कैसे रास्ता बना सकती है हुकूमत, कैसे सहूलतें फ़राहम कर सकती है। और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज भी टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन किए हुए थे। दोबारा अगर मेरे साथ लाइन पर है तो मुझे बता दें। डॉक्टर साहब हैं लाइन पर? अच्छा, चलें, अभी नहीं है। तो शौकत साहब, अभी जैसे आप बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि हमारी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट की ख़ास तौर पे, और कि यूथ को एम्पावर करें। मगर ये जिस किस्म के प्लान आते हैं, मेरी सॉरी थोड़ा सा मैं इसके ऊपर, जैसे अभी आपने SROs की जो है वो बात की है, तो ये जो लैपटॉप स्कीमें हैं या ये है, क्या इससे मामला हल हो सकता है, या कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं या आप कोई मॉनेटरी सपोर्ट पैसों की शक्ल में अगर दे रहा है, इससे मामला हल हो सकता है? ये ज़रा फरमाइए। देखिए सर, मैं अगर उस तरफ जाता हूँ कि आप भिखारी बना रहे हैं, या ये आप खाने को दे रहे हैं, ये इस तरह की ये चीज़ें, तो फिर वो दूसरी तरफ पॉलिटिकल तरीके चली जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है आप लैपटॉप दें या आप खाना खिलाएं, वो एक अलग है आपका, लेकिन जो बेसिक काम है ना, आप उनके वो काम करते हैं। देखिए, आपने 24 आवर में आपको तीन वक्त का खाना, वो भी इज्जत से अगर आपको डोर स्टेप मिल जाए ना, अब एक वक्त आप कितना ही लग्जरी आप आइटम दे देते हैं। लेकिन लैपटॉप है ना, मैं मानता हूँ ठीक है वो कोई आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लग्जरी में आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनको जो बेसिक है ना वो देते हैं। बेसिक में क्या कि आप उनको रोज़गार के आगाही सेशन दें, ताकि वो एक आप इनकी हेल्प करें फाइनेंसिंग के तौर पर, जो उनको कुछ टाइम तक के लिए ग्रेस पीरियड दें, उस टाइम तक उनसे मार्कअप वगैरह वो ना, और आप उनको पैसा ना दें, आप उनसे बेशक रिटर्न ले लें, लेकिन उनको यूटिलाइज का तरीका कार बताएं। ख़ास तौर से मैंने कुछ देखा है कि ख़वातीन कुछ है ना, ख़वातीन को काफ़ी फेसेस होते हैं। हमने ह्यूमन राइट के साथ काम किया था, सिंध गवर्नमेंट के साथ काफ़ी सेमिनार करे उन सब के, तो वहाँ पर समझने का मौका ये मिला कि जो ख़वातीन लड़कियाँ जो माशाल्लाह हमारी बेटी है, बहनें, जो एजुकेशन के बाद या डिफरेंट जगहों घरेलू काम के से फिर अब जब ऑफिस के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर इनको बहुत से चैलेंजेस का सामना होता है, जैसे बस स्टॉप पे अपना वर्क प्लेस के ऊपर हिरासमेंट, सेक्सुअल हिरासमेंट और डिफरेंट तरह के थ्रेट वगैरह, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती है। तो इसके ऊपर हमें काम करने के लिए हमें अवेयरनेस देना है ख़वातीन को कि आपके साथ, अब हमें सामने सिर्फ एक नज़र आती है पुलिस की, हमें हर चीज़ से, लेकिन हर काम पुलिस का नहीं है, और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर जाएं, आप शिकायत करें, और कोई ऐसा इश्यूज़ हैं तो हमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम देना है ख़वातीन को कि आपके साथ इस तरह का कोई आपको तंग कर रहा है, गैर ज़रूरी बात आपसे करना चाह रहा है, कोई आपको बस स्टॉप पे कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस पे आपके साथ गलत कर रहा है,
तो आप उसको कैसे निपटेंगे। तो वो तमाम जगहों की आगाही होनी चाहिए। देखिए अभी मेरा ख्याल है, मैं अगर ख़वातीन के हवाले से अगर आपसे ही पूछूं कि आप यार कौन कौन से पॉइंट है, तो सॉरी से मेरा ख्याल है हर बंदे को नहीं मालूम होता। तो ख़वातीन तो इसके लिए हमें कहाँ से मिलेगा, आगाही प्रोग्राम होने चाहिए, सेमिनार होने चाहिए, इसकी चीज़ों की तशहीर होनी चाहिए, ताकि वो ख़वातीन अब घर से बाहर निकलें अपने अपने कामों से हटते, जिस तरह एक माशरा यूरोप के अंदर डेवलप हुआ है बाहर एक तरह का। तो इससे आपके मुल्क में जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो खुशहाली की तरफ आएगा। और देखें जब आपका ग्राउंड रियलिटी के, जब आपकी ग्राउंड के ऊपर ये तमाम खुशहाली होगी तो ऑटोमेटिकली है ना, टॉप टू बॉटम आपको बड़ा एक सेटिस्फैक्शन होगा, नज़र आना शुरू हो जाएगा। यू वेरी राइट। जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, अब वक्त मेरे पास क्योंकि कम है और बात वो ये है कि ये जो तनख्वाहों की मद में रिलीफ़ की बात हो रही है, क्या वाक़तन इसको रिलीफ़ समझा जाए और हुकूमत क्या डिलीवर कर सकती है बजट के अंदर, ये बड़ा अहम सवाल है। और क्या हम कभी इस पोजीशन में आएंगे कि हम वाकई जो रिलीफ़ की हमें हमेशा तवक्को है वो हमें मिल सकेगा? मैं चाहूँगा ज़रा इस पे कमेंट करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई पोटेंशियल की कमी तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर देखें टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन का जो मैंने अभी आपको बताया पोर्शन, जो डिविडेंड पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं वो है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बात यह है कि हम चीज़ों को अगर गवर्नेंस अपनी बेहतर कर लें तो सारी वो चीज़ें जो बजट के अंदर हमें बताई जाती हैं वो प्रैक्टिकल फॉर्म में आम आदमी तक पहुंच सकती हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि यहाँ पे अभी तक हम जो हैं वो इसी बात में बैठे हुए हैं कि जी हमें, अभी जब पीछे तो मैं बयान पढ़ रहा था वजीर खजाना का, उन्होंने कहा जी कि हमने स्टेट बैंक पाकिस्तान के जो गवर्नर है उन्होंने कहा कि हमने $2 अरब जो है कर्जा हमने वापस किया। साथ ही खबर ये आती है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने यूएई के जो कमर्शियल बैंक हैं उनसे उन्होंने $1 अरब जो है कर्जा मांगा है। इधर आप $2 अरब कर्जा वापस कर रहे हैं, उधर आप $1 अरब जो है वो कर्जा मजीद ले रहे हैं। बिल्कुल सही। तो स्ट्रेटजी के ऊपर ये हमारी हम होनी चाहिए ना कि भाई हम 2 अरब वापस करके मजीद 1 अरब जो ले रहे हैं और बड़ी जारी बात सफर टर्म एंड कंडीशन के ऊपर ले रहे हैं, तो बेहतर है जहाँ 2 अरब हमने वापस किया था वहाँ 1 अरब वापस करते तो 1 अरब मजीद हम रख लेते कि ठीक है जी हम ये आपको नेक्स्ट। तो ये जो चीजें ना, ये मिसमैच जो है ये खत्म होने चाहिए। और आपके पास रिसेंटली एग्जाम्पल है कि नाइजीरिया के ऊपर $3 अरब का कर्जा था IMF का, और IMF बड़ा टफ टाइम दे रहा था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने $3 अरब जो है IMF को वापस करके अपनी मुआशियत को उन्होंने IMF के शिकंजों से आजाद करवा लिया। दूसरी बात यह है कि IMF क्या कहता है आपसे, IMF से यही कहता है ना कि भाई अपने अखराजात कम करें जो गैर जरूरी अखराजात हैं, और अपनी आमदनी जो है उसको बढ़ाइए। और आमदनी की बढ़ाने का तरीका गवर्नमेंट के पास क्या है, टैक्स रेवेन्यू है। वो मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि वो जो हम 3.5 मिलियन टैक्स पेयर्स की हम बात कर रहे थे और एक्चुअल में सिर्फ 3 लाख लोग जो टैक्स दे रहे हैं, वो जो पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर गिरफ्त अपनी मजबूत किसने करनी है, वो गवर्नमेंट ने करनी है। और उसके लिए जरूरी है, जैसे पहले आपसे बात हुई थी कि जब तक हर वो फर्द जो इकोनॉमी के अंदर काम कर रहा है या सर अपनी जगह बैठ के रिस्पांसिबिलिटी काउंट करे, जो मेरे कुलीग हैं प्रोग्राम बैठे हैं वो अपनी जगह बैठ के रिस्पांसिबिलिटी अपनी काउंट करे, मैं अपनी जगह बैठ के रिस्पांसिबिलिटी अपनी काउंट करूं। जब हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, जिम्मेदारी को समझ के काम करेगा, तो फिर मेरे ख्याल में हम ये जितने भी ये छोटे मोटे इश्यूज हैं इनसे अपनी इकोनॉमी को बड़ी जल्दी जो बाहर निकाल के मुल्क को सही ट्रैक के ऊपर लेके आएंगे और आम आदमी को हम रिलीफ भी देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बड़ा ज़रूरी है गवर्नमेंट की। असल में सबसे पहले तो तरजीहात को अपने तय करना होगा, जैसा भी आपने निशानदेही की कि ये जो बोरोइंग का चक्कर है इससे हमें बाहर आना होगा और एक्सपेंडिचर को कम करना होगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक्सपेंडिचर को कम कर सकें तो फिर आपको रिसोर्सेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको उन एवेन्यूज़ के ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ से आप फंड्स जनरेट कर सकें, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में पिछली गवर्नमेंट्स में भी मुझे कोई ऐसा ही एफर्ट नज़र नहीं आई कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आप कोई ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें। तो ये अगर आपके पास होगा, अगर आपकी प्रायोरिटी में, और फिर आप सबसे पहले उससे भी बढ़कर एक बात है, डॉक्टर साहब अग्री करेंगे कि हमें लोकल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। लोकल बिजनेसमैन को अगर आप एम्पावर करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, तो फिर आप जो है दूसरों को अट्रैक्ट कर सकेंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ फिर जो है वो क्रिएट करना होंगी। मगर डॉक्टर साहब इस चीज़ की बड़ी कमी नज़र आती है हमारी। हम स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, मगर वो किस शक्ल में करते हैं, हम या तो उनको बॉन्ड्स बेच के कर लेते हैं या दीगर उसमें कर लेते हैं। कैसे उनको अट्रैक्ट किया जाए, इसका भी कोई फॉर्मूला बताइए। देखिए बात ये ना कि इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उससे पहले हमें लोकल इन्वेस्टमेंट जो उसकी बात करनी चाहिए ना, उससे पहले जो हमें ये देखना चाहिए कि आम आदमी जो है
वो नौकरी की बात क्यों कर रहे हैं? आम आदमी जो है, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हमारे स्टूडेंट है, खासकर यूथ जो है, वो बिजनेस जो है उसमें आने की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये भी तो हमें एजुकेट करने की जरूरत है। और उसके अंदर में हम वालदैन से बेहतर उस्ताद तो हैं ही, वालदैन जो बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जो आपका मीडिया उसको इस्तेमाल करे, सोशल मीडिया उसको इस्तेमाल करे, प्रिंट मीडिया उसको इस्तेमाल करे। कि देखें, कोई भी कौम जो है, चाइना अगर अब दुनिया को लीड कर रहा है या चाइना अमेरिका को मात दे रहा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बिजनेस जो है उसको अच्छी खासी अहमियत दी जाती है और बड़े बड़े प्राइड से बताया जाता है। हमारे यहाँ ये कि हमारा को MBA निकल रहा है, हमारा को मास्टर करके निकलता है, हमारे जहन में बात भी ये होती है कि हमने क्या करना है, मैंने जॉब करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है, खासकर ये जो 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 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर्स MBA वगैरह, ये तो सारे हम क्लर्क पैदा कर रहे हैं, हम तो कारोबारी खास जो है वो पैदा ही नहीं कर रहे। तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो लोकल लेवल पे आम आदमी को इस तरफ आने के लिए इनकरेज भी करे, और जो कारोबार, आसान कारोबार जो इन्वायरमेंट है वो भी हमें प्रोवाइड किया जाए। खाली से ये कहें कि पाकिस्तान में ईज डूइंग जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, अभी वैल्यू तो बैठकर मैनिपुलेट कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि वाकई कारोबार करना पाकिस्तान में आसान है। मैं आपको बताता, मेरे छोटे भाई उन्होंने फैक्ट्री शुरू की थी, या हम कंक्रीट की ईंटें बनाते थे। मुझे यकीन कीजिए, मुझे पता है वो कितना काम पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन जो है ना, ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतना मुश्किल बना दिया है। एक सिस्टम के अंदर रह के एक चीज को ठीक करो, दूसरा बंदा आ जाता। आप 1 विंडो सिस्टम क्यों नहीं शुरू करते? तो हमें सबसे पहले जो पाकिस्तान का जो आसान कारोबार है उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, और उसके लिए जरूरी है सबसे पहले कि सिक्योरिटी जो है उसको तवज्जो दीजिए। जब तक आप सिक्योरिटी को तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि आपका लोकल इन्वेस्टर जो है अगर वही मुतमिन नहीं है, फिर फॉरेन इन्वेस्टर जो उसको हम कैसे सेटिस्फाई करें, कैसे तो सिक्योरिटी जो है उसको हम तवज्जो देनी चाहिए सबसे पहले। एग्जैक्टली। चले डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, क्योंकि सेगमेंट का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। लास्ट में शौकत साहब अगर कोई मैसेज देना चाहें ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को, तो ज़रूर दीजिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो ग्राउंड लेवल पे जो आदाद शुमार पेश किए जाते हैं वो एक रियलिटी से हटकर होते हैं। तो उसका अब जैसे IMF अगर बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सारे वो प्रोग्राम दे रहा है, तो जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो हैं, तो आप उसको भी उधर भी आप कंसीडर करें ना, वो तमाम चीज़ें मैनेज करके चलें, ताकि ये ऐसे एकदम इस तरह के मसले मसाइल हमारे ऊपर ना आए। और मैं ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ जो ख़ास तौर से जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो एसोसिएशन है या डिफरेंट, उनके साथ कोई भी ऐसा इकदाम उठाएं कारोबार की तौर पर, या कोई भी आप डिसीजन लेना चाहें तो उनको ऑन बोर्ड रखें आप। ज़रूरी है बेयकीनी की कैफियत ना हो और टाइम तक एक डिस्टर्ब ना हो। वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक है। शौकत साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक गुफ्तगू रहे और खुलकर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामलात पर हमने गुफ्तगू की है, और इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। वक्त यहाँ पे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को भी इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।